नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश आईटीआई फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी की क्लासेस में। तो ट्रेनीज, आज का जो वीडियो है इसमें हम मॉड्यूल 2 बेसिक फिटिंग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियो है उससे पहले कि हमने 1 से 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस करे थे जो सेफ्टी चैप्टर के। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें हम बेसिक फिटिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है इसमें आपका फाइल्स है, वाइस के बारे में है, थोड़े बहुत ड्रिलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, हेक्सा से क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से इसको देखिए। पूरे हम पूरी हमेशा की तरह पूरी पूरी प्रयत्न करेंगे कि जो भी एक कॉन्सेप्ट्स आपके हैं उनमें बेहद अच्छे से ध्यान दिया जाए। और एक आपको गुरु मंत्र में और दूंगा यहाँ पे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, पहली बार सीबीटी देंगे। तो कई बच्चे क्या होते हैं जब भारत स्किल पढ़ते हैं तो ये फिगर वाले क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं बहुत अच्छे से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे को बहुत टाइम हो गया है बच्चों को आईटीआई पढ़ाते हुए, वीडियोस बनाते हुए। तो मैंने देखा है कि जो निमी है, जो आपका पेपर कंडक्ट कराता है, वो फिगर वाले क्वेश्चन बहुत देता है एग्ज़ाम में। ऐसा मान के चलिए कि एग्ज़ाम में 20% क्वेश्चंस आपके फिगर वाले आने ही आने हैं। तो ये जो फिगर वाले क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, जिनमें भी चित्र है, इनको छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कई बच्चे इनको छोड़ के चले जाते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आएंगे फिगर वाले। देखिए भारत स्किल में कितने सारे फिगर वाले हैं, देखिए। तो इनको छोड़ के जाने की गलती कभी भी मत कीजिएगा और इन्हें जरूर अच्छे से याद करें, ठीक है। और इनमें नंबर पाना भी आसान होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, आपको एक फाइल दी गई है, आपको बताना है कि फाइल में जो एक्स रूप से है ये क्या भाग है। तो देखिए सबको पता है ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, जो एक्स, इसको बोलते हैं हील। एक्स आपका यहाँ पे क्या है, हील। एक क्वेश्चन आपसे हील में और पूछता है कई बार कंपटीशन में कि जो कंपनी का ब्रांड है, कंपनी का नाम है, जैसे जेके की फाइल है और भी दूसरी कंपनीज की जो आती हैं, उनके जो स्टैंप होती है वो कहाँ लगी रहती है। तो वो भी हील में यहीं पे बना रहता है उनका डिज़ाइन, ठीक है। तो इस पोर्शन को बोलते हैं हील। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि कौन से भाग में आपका दांत नहीं होते। तो याद रखिएगा, हील यहाँ पे दांत नहीं होते, दांत पहले ही खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये वाला जो आपका टॉप का आगे का पॉइंट है इसको हम बोलते हैं टिप या पॉइंट। इसको हम बोलते हैं पॉइंट या फिर टिप, ठीक है। ये जो इसमें दिखाया है ये हो गई फाइल की लेंथ। ये फाइल लेंथ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, टिप से लेके शोल्डर तक। और ये देखिए जहाँ पे आपको जो कर्व पोर्शन दिख रहा है, जैसे हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें भी होता है, जो कंधे और गर्दन के बीच का होता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं शोल्डर, ठीक है। अपनी बॉडी से याद आप लोग रख सकते हैं, आपकी बॉडी में भी ऐसा पोर्शन होता है सर के नीचे, तो उसको नेक जनरली शोल्डर के आसपास कहते हैं। तो इसको भी आप ध्यान से रखिए, ये हो गया शोल्डर, ठीक। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा आपके घरों में जो दराती हो गई, ठीक है, दराती में आपने देखा होगा, कन्नी होती है उसमें देखा होगा, और फाइल आप लोगों ने देखी होगी वर्कशॉप में। जो हमारा हैंडल होता है उसके आगे इस तरह से लोहे का पीस लगा रहता है, छोटा सा रिंग टाइप की लगी रहती है, अंगूठी टाइप की। तो उसको हम बोलते हैं फेरुल। फेरुल। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, नीचे कमेंट में इसका जवाब दें कि ये जो फेरुल होता है इसका क्या काम होता है, ये हम क्यों लगाते हैं अपने हैंडल में। मैं कोशिश करूंगा कि इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में दे दूं, मगर अभी आप लोग इसको जरूर अटेम्प्ट करें और बताएं ये जो फेरुल यहाँ पे लगा रहता है लोहे का, इसका क्या काम होता है हैंडल का, ठीक है। तो ऑप्शन है हील, टैंक, फेरुल, फाइल लेंथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्स क्या आपको दिखा रहा है, हील, तो इसका हील करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। ऑप्शन है समकोण की जांच करना, न्यून कोण की जांच करना, अधिक कोण की जांच करना, सीधे कोण की जांच करना। सब बकवास है, आपको पता है। ट्राई स्क्वायर जो होता है इस तरह से दिखता है हमको, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, जो पतला भाग होता है उसको ब्लेड कहते हैं, और जो बड़ा इसका भाग होता है चौड़ा वाला मोटा, उसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। तो सीधे सीधा आपको दिख रहा है 90 डिग्री के कोण में रहता है, इसलिए हमेशा राइट एंगल चेक करने का काम आता है, समकोण की जांच करने का काम आता है। और एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है इसकी लंबाई हम कैसे लेंगे। अगर आपसे किसी ने बोला कि 250 mm का ट्राई स्क्वायर ले आइए, 200 mm का ट्राई स्क्वायर ले आइए, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि 200 mm क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ट्राई स्क्वायर की अंदर की ये वाली साइड होती है ब्लेड की, जैसे ट्राई स्क्वायर का ब्लेड है तो इसकी जो अंदर की ये जो लंबाई होती है, इससे हम ट्राई स्क्वायर का साइज डिटरमाइन करते हैं। तो अगर कोई आपसे बोल रहा है 200 mm का ट्राई स्क्वायर है, इसका मतलब
जो ट्रायोस्क्वायर की अंदरूनी साइड है ना, ये वाली लेंथ जिससे आप नापते हैं राइट एंगल, ये वाली ब्लेड की, वो है 200 mm होगी। अगले क्वेश्चन में कहता है विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो ऑप्शन है वाइट वॉश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या फिर सेल्यूलोज लेकर। तो हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, मार्किंग मीडिया क्या होता है? जब भी हम लोग मार्किंग करने से पहले मार्किंग जो हमारा सरफेस होता है उसमें एक कोटिंग करते हैं, ठीक है। आईटीआईज में जनरली हम क्या करते हैं, चौक लगाते हैं। जैसे हमने अपना जो मटेरियल पहले उसको बास्टर फाइल से साफ किया, फिर उसके बाद उसमें क्या करते हैं, चौक लगाते हैं जिससे हमारी मार्किंग अच्छे से हो सके, तो उसको बोलते हैं मार्किंग मीडिया। ठीक, चौक लगाते हैं जनरली हम लोग। मगर आपसे पूछा है वो कौन सा मार्किंग मीडिया है जो जहरीला होता है, जिसको बहुत ध्यान से लगाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, वो होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, जैसा आप लोग चौक लगाते हैं अपने आईटीआईज में, वैसे ही कॉपर सल्फेट भी लगाया जाता है, बहुत जो जहाँ बहुत हाई लेवल का काम होता है वहाँ पे। मगर ध्यान रखिएगा, जो कॉपर सल्फेट होता है ये जहरीला होता है। बाकी ये जो पर्शियन ब्लू है, ये आपका जैसे घर में जो मिस्त्री नील यूज़ करते हैं जनरली दीवारों में मार्किंग करने के लिए, तो पर्शियन ब्लू ही होता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट हमारा जहरीला होता है। अगले पार्ट में कहता है विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो ऑप्शन है स्नग, गाइड पिन, रॉकर आर्म या फिर फाइन एडजस्टमेंट पेज। तो मैं आपको सीधे डायग्राम दिखाता हूँ यूनिवर्सल सरफेस गेज का। ये देखिए हमारे सामने यूनिवर्सल सरफेस गेज है, बहुत उपयोगी उपयोगी इंस्ट्रूमेंट होता है ये। हमारा लेथ मशीन में सेंटर निकालने का काम भी आता है, इससे हम मार्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें एक स्क्राइबर लगा रहता है। स्क्राइबर किस में पकड़ा गया है, स्नग में पकड़ा गया है। ये जो पोर्शन होता है इसको टाइट करते हैं, इसको हम स्नग बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको देख लीजिए एक बार, कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से वी ग्रूव होते हैं इसमें, इसको लेथ मशीन का जो बेड होता है उसमें सेट कर सके। ठीक, तो देख लीजिए ये हमारा जो स्क्राइबर है किसमें पकड़ा गया है, स्नग में पकड़ा गया है, तो स्नग इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो गया स्नग, 24 का ए। अगले क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। आपके सामने चित्र दिखाया गया, आपको बताना है कि कौन सी वाइस है। ठीक है, बहुत छोटी वाइस होती है ये, इसको हम बोलते हैं हैंड वाइस। जनरली इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में बहुत देखने को मिलती है हैंड वाइस। ठीक है, बहुत छोटी सी होती है, ऐसा ऐसा समझ लिया आपकी उंगली के बराबर लगभग ये वाइस होती है, उंगली या हथेली के बराबर से हम कह सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं हैंड वाइस। ठीक, फिगर याद रखिए। अच्छा, आप लोगों ने हेक्सा तो यूज़ करा ही है ना, तो हेक्सा में जो विंग नट लगी रहती है ना, आपको पता है विंग नट का साइज क्या रहता है, तो वही समझ लीजिए, वही विंग नट से इसको खोला बन जाता है। तो सोच लीजिए इसका आकार कितना होता होगा, जनरली हाथ के बराबर रहता है, तो इसको बोलते हैं हैंड वाइस। अगले क्वेश्चन में बोलता है कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसकी वजह क्या है। जब भी हम एक नया हेक्सा ब्लेड लगाते हैं, उसके बाद जब हम उससे काम करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा हेक्सा ब्लेड है वो कुछ लूज पड़ गया है, तो उसका कारण क्या होता है। तो ऑप्शन ए कहता है ब्लेड का खिंच जाना, ऑप्शन बी ब्लेड की गलत पिच होना, ऑप्शन सी 100 सेट का गलत चयन होना, ऑप्शन डी नट के थ्रेड का घिस जाना। तो ये सब ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। जब भी हम नया हेक्सा ब्लेड लाते हैं और उससे कुछ स्ट्रोक मारते हैं, तो आपको पता है कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो खिंच जाता है धातु की, इसी वजह से जो हमारा ब्लेड होता है थोड़ा खिंच जाता है और वो ढीला पड़ जाता है। ठीक है, जो पुराना ब्लेड होता है, तो ब्लेड का खिंच जाना इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ अकर्स इजिली वाइल सॉइंग ऑफ थिन वॉल्ड वर्क पीसेज एंड द स्टार्ट ऑफ कट। पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझिए। देखिए, हमको वर्कशॉप में बहुत सारी चीज़ें काटनी पड़ सकती हैं। वो आपका एमएस फ्लैट भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी थिकनेस कुछ होती है, वो एमएस रॉड भी हो सकता है, और कई बार क्या होता है हमको बहुत ही पतला कोई जो ट्यूब होता है वो भी काटना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपसे बोल रहा है कि जब आप एक बहुत ही पतला ट्यूब काट रहे हैं जिसकी मोटाई बहुत कम है, एक तो एमएस फ्लैट हो गया, जिससे आप जॉब बनाते हैं वो जनरली इतना मोटा होता है लगभग। ठीक है, एक जब आप बहुत ही पतला, मान लीजिए पेन की आपकी वो होती है ना रिफिल, उसके बराबर अगर कोई चीज़ काट रहे हैं मेटल की, तो उसमें ऐसा देखा गया है उसको काटते समय कई बार क्या होता है, जो हमारा हेक्सा ब्लेड के दांत हैं वो टूट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऑप्शन है आपके सामने
हैंड फोर्स इज टू बिग, हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा है। ऑप्शन सी, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई इतना मोटा कोई चीज़ है, उसको आप काट रहे हैं और उसमें आप इस तरह से ब्लेड लगा रहे हैं, ठीक है। अब आपके हाथ से तो फोर्स उतना ही लगना है, और दूसरा कोई सिर्फ एक इतना पतला चीज़ है, उसको आप काट रहे हैं और इसमें आपने ब्लेड लगाया हुआ है। अब फोर्स तो आपका दोनों में हाथ से बराबर ही लगेगा ना, चाहे आप इतने में करें चाहे उतने में करें, हाथ तो आपका वही है सेम, और हेक्सा ब्लेड भी वही है। मगर जब आप मोटे वाले पोर्शन को देखें तो इसके कम से कम ज़्यादा दांत इसके कांटेक्ट में हैं, तो एक साथ 10 से 12 दांतों में आपका हाथ का फोर्स आ रहा है। मगर आपने अगर इस तरह से कोई पतला चीज रखा है तो केवल एक या दो ही दांत इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें 10 से 12 दांत आपका फोर्स झेल रहे हैं, यहाँ पे केवल एक या दो ही दांत यहाँ पे आपका फोर्स झेल रहे हैं। इसलिए क्या होता है, याले जो जब हम कोई पतली चीज को काटते हैं तो उसमें हमारा जो ब्लेड होते हैं, सॉरी जो ब्लेड के दांत होते हैं, वो जल्दी टूटने का भय रहता है। तो इसका आंसर हो गया, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर जॉइंट्स। कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छैनी का उपयोग किया जाता है। तो छैनी आप लोगों ने यूज़ करी होगी वर्कशॉप में। ये देखिए, ये छैनी है हमारी, कई इस तरह की छैनी होती है, जैसे जैसे फ्लैट चीजल आप लोगों ने बहुत यूज़ करी होगी। जनरली फिटर में हम फ्लैट चीजल का ही यूज़ करते हैं। ये क्रॉस कट चीजल हो गई, तो इनके अपने अपने उपयोग होते हैं, ठीक है। जैसे ये जो हमारी फ्लैट चीजल है साधारण कार्यों के लिए यूज़ होती है। जो क्रॉस कट चीजल है, इसका शेप आप देख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्रॉस कट चीजल का कहाँ उपयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं पे की वे बनाने हैं, ठीक है, की आपने देखी होगी, तो अगर कहीं पे की वे मतलब की का रास्ता, जैसे रोड वे मतलब रोड का रास्ता, रेलवे मतलब रेल का रास्ता, एयरवे मतलब हवाई रास्ता, वैसे की वे मतलब की का रास्ता अगर आपको कहीं पे बनाना होता है तो यहाँ पे हम क्रॉस कट या फिर केप केप चीजल का उपयोग करते हैं। एक फिर दूसरी आती है हाफ राउंड नोज। ये देखिए, इस तरह से इसका डायग्राम होता है। तो अगर आपको कहीं पे इस तरह के कर्व्ड सरफेस काटने हैं, वो मुड़े हुए होते हैं, तो वहां पे हम हाफ राउंड नोज चिजल का उपयोग करते हैं। उसके बाद आती है हमारी ये डायमंड पॉइंट चिजल, ठीक है। इस तरह से इसका शेप होता है डायमंड पॉइंट चिजल का। तो अगर कहीं पे आपको कॉर्नर्स में कोई चीज की कटिंग करनी है तो वहां पे हम डायमंड पॉइंट चिजल का उपयोग करते हैं, इस तरह से कॉर्नर्स से इनको हटाने के लिए, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा वो छैनी है जो कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के काम आती है। तो ये मैंने आपको फिगर में दिखाया, ये होती है हमारी डायमंड पॉइंट चिजल। अगले क्वेश्चन में कहता है नेम द पार्ट ऑफ द हैमर मार्क्ड एज एक्स। ये जो एक्स भाग हमको दिखाया गया है हैमर का, ये क्या है। तो पूरा हैमर का आप एक बार चित्र देख लीजिए, और जो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको आप अच्छा, एक चीज़ल और छूट गई थी आपकी, सॉरी, ये होती है वेब चिजल। तो अगर कहीं पे आपने चैन ड्रिलिंग करी है इस तरह से, तो वहां पे हम वेब चिजल के माध्यम से उसको काटते हैं, ठीक है। और ये है हमारा हैमर का डायग्राम। तो देखिए, हैमर के बहुत कम पार्ट्स होते हैं, आसानी से याद हो जाता है। ये देखिए कि ये जो इसका ऊपर का गोल वाला पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं पीन, ठीक है। जो इसका नीचे का ये वाला पोर्शन होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं फेस। और जो यहाँ पे आपका गड्ढा होता है जिसमें आपका हैंडल अंदर आता है, इसको हम बोलते हैं आई होल, ठीक है। इस छेद का नाम होता है आई होल। अच्छा, जो याला पोर्शन आपका होता है पिन और फेस के बीच में, इसको बोलते हैं चीक। जैसे गाल को बोलते हैं ना चीक, तो ये गाल जैसा ही होता है, सर इसको बोलते हैं चीक। और जो हैंडल आप यहाँ पे फिट करने के लिए जहाँ पे वो लकड़ी या फिर लोहा डालते हैं, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं वेज, ठीक है। तो ये इसका हैमर होता है, और ये हो गया हमारा हैंडल। बाकी इसका क्रॉस पिन हैमर होता है, स्ट्रेट पिन हैमर होता है हमारा, वो सब हम देखेंगे अभी, ठीक है। थोड़ा डायग्राम में को प्रॉब्लम लग रही है। वैसे बॉल पिन हैमर, तो ये बॉल होता है, इसको पिन बोलते हैं। ये निमी की बुक से मैंने डायग्राम लिया है वैसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चीक। अगले क्वेश्चन में कहता है विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल गामा, ठीक है। अब देखिए, एक चित्र आपके सामने दिखाया गया है आपको चिजल का, और आपको बताना है कि इसमें जो गामा चिन्ह है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए,
हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, मगर बहुत ईजी होता है। देखिए, जब भी हम काम करते हैं तो हमारे 3 कोण बनते हैं। कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि रेक कोण कौन-सा है, जैसे इसमें दिया है ना रेक एंगल, कटिंग एंगल, क्लीयरेंस एंगल। तो आज आपकी मैं जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे हमारी यहाँ पे चिज़ल कहीं पे कटिंग कर रही है, तो ये देखिए, जैसे कोई भी कोण है, जैसे ये हमारा टूल है, ठीक है? और ये हमारी सरफेस हो गई जिसको कट कर रहा है, तो इसमें 3 एंगल बनते हैं। ये हमारा टूल हो गया, ठीक है, ये हमारी सरफेस हो गया, इसको कट कट करना है हमने, और ये हमने एक इसमें 90 डिग्री की, सॉरी दोबारा बना देता हूँ क्लियर। ये देखिए, ये हमारी सरफेस है, इसमें हमारा इस तरह से टूल आ गया, और एक हमने इसमें 90 डिग्री की लाइन खींच दी। ठीक, अब देखिए, अब आपके इसमें 3 एंगल बनते हैं। एक तो जो आपका टूल है ना, जो आपको काट रहा है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एंगल इसको बोला जाता है। पॉइंट एंगल जो आपका टूल का एंगल होता है, इसको पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एंगल बोलते हैं। अब देखिए, ये आपका उस कटिंग सरफेस है जिसको आपको काटना है, और यहाँ से जो इसका एंगल बना है, जितने डिग्री से क्लियरेंस ले रहा है, उससे उठा हुआ है, इसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियरेंस एंगल। ठीक, और जो ये वाला कोण आपको 90 डिग्री का बचा है, इसको हम बोलते हैं रेक एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया रेक एंगल। जो गामा है हमारा रेक एंगल हो गया, जो बीटा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, जल्दी बताइए, पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एंगल, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो देख लीजिएगा। और ये क्या हो गया अल्फा, ये हो गया हमारा क्लियरेंस एंगल। तो हमसे क्या पूछा था, गामा पूछा था, तो गामा इसमें क्या हमारा रेक एंगल। अगले क्वेश्चन में कहता है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रैप्चर। धातु का उस गण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो बहुत इजी है, इसका आंसर होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के कारण ही हम मेटल की तारें बना सकते हैं। What is the spindle movement of the division of thimble with spindle thread of 0.5 mm pitch? थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच, स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। ठीक है, आपको बताना है कि देखिए, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विद स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। देखिए, आपको पता होगा कि जैसा हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, इस तरह से होता है इसका, ये बैरल हो गया, ये थिम्बल स्केल हो गया इसका जो राउंड में होता है, और इस तरह से इसका फिर आगे जाके फ्रेम होता है। ठीक है, यहाँ से हम इसको मूवमेंट देते हैं। देखिए, आपको बताना है कि जो हमारा स्पिंडल थ्रेड है ना, जिसमें थ्रेड कटा होता है, उसकी पिच कितनी है, 0.5 mm है। अब आपको पता है कि जो हमारे स्क्रू, ये जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर होता है, ये स्क्रू थ्रेड के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक, तो देखिए, तो हमको पता है कि जो हमारे सिंगल स्टार थ्रेड होते हैं, जब इनको एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, जैसे आप इसको अगर एक पूरा एक रोटेशन देंगे, तो ये आगे कितना जाएगा, 0.5 mm के बराबर जाएगा। ठीक है, जो हमारे सिंगल स्टार थ्रेड होते हैं, उनकी जो लीड होती है वो पिच के बराबर होती है। तो लीड का मतलब क्या है कि जब आपने अपने, जैसा आपका बोतल का ढक्कन ही है, अगर आपने उसको एक कंप्लीट राउंड दिया तो वो कितना अंदर गया, वो उसकी क्या हो जाएगी, लीड हो जाएगी। तो इसमें हमारे सिंगल स्टार थ्रेड होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, 0.5 mm आगे जाएगा इस क्वेश्चन में। मगर आपको बताना है कि जो थिम्बल की एक डिवीजन के लिए कितना जाएगा, ये तो पूरी डिवीजन के लिए जाएगा ना 0.5 mm आगे। तो जो हमारा स्पिंडल होता है, इसमें 50 डिवीजन होती हैं थिम्बल स्केल में। ठीक, तो अब देखिए, 50 डिवीजन में कितना जा रहा है, 0.5 mm जा रहा है आगे, तो एक डिवीजन में कितना जाएगा, 0.5 गुणा 1/50। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा, 0.01 mm। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। देखिए, ऊपर जो आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, ये सारे सेंटीमीटर में दिए हैं यहाँ पे, मगर आंसर हमारा किस में है, mm में है। तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होना। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग हम कैसे लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 4 हो गया, ठीक है,
इसको अब आप ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको हम एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। 40 और 50 के बीच को क्या बोलेंगे, सॉरी 45 कहेंगे, 50 और 60 के बीच में 55 कहेंगे। उसी तरह से 40 से पहले क्या आएगा, 35 आएगा। ठीक, तो हमारा जो जीरो है वर्नियर स्केल का, आप देख रहे हैं ये 35 से आगे बढ़ गया है। तो इसका मतलब जो हमारी रीडिंग होगी वो क्या होगी, 35 तो होगी ही होगी। ठीक है, यहां से हमको पता चल गया कितनी होगी, 35 तो है। अब 35 से कितना आगे ये निकल गया है वो आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे यहां पे वर्नियर स्केल को देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे ये वर्नियर स्केल देखना पड़ेगा। यहां तक आपका कितना हो गया, 35 मेन स्केल में। अब देखिए, अब वर्नियर स्केल में ये कौन सी लाइन इसमें मीट कर रही है, 20 वाली लाइन मीट कर रही है। तो 20 गुणा 0.02, 0.02 क्यों, क्योंकि 0.02 क्या होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है। तो उसको आप सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आएंगे, 1 जीरो से ये गया तो ये बनेगा 35 प्लस 0.4। तो उसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 35.4। तो 35.4 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या होगी। तो जैसे अभी हमने ऊपर उसमें देखा था सेम टू सेम वैसे ही इसमें होता है। ये देखिए, आपको दिख रहा है कि जीरो क्या है, 41 से आगे निकल गया है। तो 41 डिग्री तो हमारा आंसर होगा ही होगा। ठीक, अब ये वर्नियर स्केल में कितना गया है उसके लिए हमको नीचे वाला स्केल देखना पड़ेगा। तो देखिए, जो नीचे वाला स्केल होता है हमको मिनट में रीडिंग देगा। तो कितना आगे निकल गया उसको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 10 वाली लाइन है यहाँ पे मीट कर रही है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 10 इंटू जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है इसका लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट होता है 5 मिनट। तो ये बनेगा 41 इंटू 50 मिनट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ये देखिए 41 डिग्री इंटू 41 डिग्री 50 मिनट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो हमारा जीरो है ये 41 को क्रॉस कर गया, इसलिए 41 तो होगा ही होगा। इसके बाद इसकी रीडिंग हम किस में देखेंगे, वर्नियर स्केल में देखेंगे। तो वर्नियर स्केल में जो हमने इसको काउंट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 आया, इसलिए 41 डिग्री हो गए थे। और मिनट में कितना होगा, इसको ऐड कर लीजिए, 10 इंटू 5 मिनट। 5 क्यों, क्योंकि 5 इसका लीस्ट काउंट होता है, तो इसलिए बन गया 41 डिग्री 50 मिनट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज आपने देखा होगा, छोटी छोटी पत्तियां होती है इस तरह से। ठीक है, तो उसका यूज क्या है, तो जो फीलर गेज होता है हम चौड़ाई की जांच करने के लिए यूज करते हैं, चेक द विथ। अगले क्वेश्चन में बोलता है रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। इस डायल कैलिपर की रीडिंग ज्ञात करिए। ठीक, अब देखिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट अभी तक हमने अपने देखे सब में प्रोसेस सेम होती है। देखिए जैसे ये क्या हो गया, ये हमारा 10 हो गया। ठीक है, इसको एमएम में कन्वर्ट कर दीजिए दोबारा से, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 10 और 20 की लाइन क्या कहलाएगी, 15। उसी तरह से इसके आगे 20 30 40 करके चला होगा। तो ये जो हमारी लाइन है कितनी की होगी, 25 की होगी। तो हम देख रहे हैं ये 25 तो क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब 25 हमारा क्लियर क्लियर आंसर हो गया। उसके बाद अब ये कितना आगे गया है ये हमको कौन बताएगा, डायल कैलिपर बताएगा। तो अब डायल कैलिपर की रीडिंग देखना बहुत सिंपल होता है। ये देखिए, जो हमारा डायल कैलिपर है कौन से पॉइंट को पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है 24 की तरफ। ठीक, और इसका लीस्ट काउंट कितना दिया है, 0.05 दिया है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 5 4 20, 5 2 10 11 12 1 2। तो दो प्लेस में डेसिमल लगाएंगे तो 1.2। तो हम क्या करेंगे, 25 प्लस यहाँ पे प्लस होगा 1.2 आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 26.2। तो 26.2 हमारा इसका राइट आंसर हो गया, डी। अगले क्वेश्चन में बोलता है विच ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन अ गैंग ड्रिलिंग मशीन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। देखिए गैंग ड्रिलिंग मशीन जल्दी से देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये हमारी गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है। गैंग का मतलब क्या होता है, ग्रुप।
तो ये जो हमारी ड्रिलिंग मशीन होती है ये कई सारी लगी होती है, एक ही टेबल में कई सारी ड्रिलिंग मशीन लगी होती हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे आपने ड्रिलिंग करी, उसके बाद आपको टैपिंग करनी है तो बगल में टैपिंग टूल लगा होगा तो उसमें आपने टैपिंग कर ली। इस तरह से दूसरे टूल लगाया, आपने दूसरी टैपिंग कर ली। तो इस तरह से इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से एक हमारी होती है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। इसमें एक ही ड्रिलिंग में एक ही हेड होता है, उसमें कई सारे स्पिंडल लगे होते हैं, तो एक साथ ही नीचे आके ड्रिल कर देते हैं। तो ये मास प्रोडक्शन के लिए हम इस वाले का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी इसका यूज़ क्या है अभी ऑप्शंस में देखते हैं। देखिए ऑप्शन है निष्क्रिय संचालन, ड्रिलिंग को बार बार संचालन, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो 37 का डी इज़ द राइट आंसर। जैसा मैंने आपको दिखाया, एक बार आपने उसमें ड्रिलिंग करी, बगल में टैपिंग का टूल है, फिर आपने टैपिंग कर ली, फिर बगल में ऐसे कोई और टूल लगाया, वो आप करते गए, ठीक है। तो उसको ये होता है हमारा गैंग ड्रिलिंग मशीन का यूज़। अगले क्वेश्चन में बोलता है विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक किसका भाग होता है, ठीक है। तो जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है, इसमें जो हमारा डायल होता है ये भी लगा रहता है। इसका कुछ इस तरह से फिगर होता है, इसका डायल होता है और इसी के आगे यहाँ पे स्टॉक लगा रहता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में। तो ये जो हमारा डायल होता है ये स्टॉक का ही हिस्सा होता है इसमें। अगले क्वेश्चन में बोलता है नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फाइल। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेरुल। फेरुल। और इसका उपयोग क्या होता है, मैंने आपसे कमेंट में लिखने को बोला था। जो फेरुल होता है हमारा हैंडल को फटने से बचाता है। यहाँ पे जो लोहे का पीस लगा रहता है इसको हम बोलते हैं फेरुल। अगले क्वेश्चन में बोलता है विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेकंड कट फाइल का, ठीक है। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेकंड कट फाइल का। फाइल के कई क्लासिफिकेशन होते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रेड हो गया, अकॉर्डिंग टू कट हो गया। तो जो हमारी सेकंड कट फाइल होती है ये हम फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। इसके आगे का जो पूरा क्वेश्चन है हम इसी तरह कॉन्सेप्ट्स के साथ जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।